आज के इस वीडियो में मैं पूजा जिंदल आपका अभिवादन करती हूँ। आज का वीडियो मेरा संज्ञा के ऊपर है, संज्ञा नाउन। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर के पेपर्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, जैसे पटवारी है, अभी हाईकोर्ट की वैकेंसी है, उसमें भी संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई शब्द दे दिया और आपसे पूछा गया कि ये किस तरह का की संज्ञा है या ये संज्ञा है भी या क्या है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपने 3 तरह की संज्ञा पढ़ी है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। कई बार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक की तरह इस्तेमाल होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक की तरह। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसका उदाहरण भी मैं आपको स्पष्ट दूंगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो के लिए। हम सभी जानते हैं शुद्ध भाषा के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, और व्याकरण का सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संज्ञा, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा लेते हैं हम। संज्ञा किसी भी शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम हो। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के नाम को वस्तु को बताता हो, जैसे पुस्तक, आम। व्यक्ति का नाम हो, जैसे राघव, नेहा, सीता, गीता, अनीता, कुछ भी नाम हो। ठीक है, व्यक्ति विशेष। ठीक है, स्थान हो, आगरा, जयपुर, अजमेर, कोई सा भी स्थान। ठीक है, अगला भाव, यानी कि सौंदर्य, बचपन, मानवता, कालिमा। ठीक है, इस तरह से कोई भी भाव, यानी कि कोई वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, भाव या स्थान विशेष के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कहा जाता है नाउन। संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि संज्ञा कहते किसे हैं, किसके नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा में हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले सकते हैं। ठीक है, कोई भाव विशेष हो या कोई पूरा समूह को द्योतक हो, यानी कि उसे दर्शाता हो, तो वो भी संज्ञा कहा जाएगी। लेकिन उसके अलग अलग प्रकार हैं। 3 प्रकार बताए जिस तरह से मैंने। व्यक्तिवाचक में किस प्रकार की संज्ञा आएगी, जातिवाचक में किस प्रकार की और भाववाचक में किस प्रकार की। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वह संज्ञा के नाम आते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष को दर्शाते हो या स्थान विशेष को। जैसे मैं बात करती हूँ, अगर मैंने लिखा मोहन, ठीक है, तो ये एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। ठीक है, मोहन खाना खा रहा है, तो यहाँ मोहन क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अगला हम लेते हैं अजमेर। मैं अजमेर जाऊंगा। ठीक है, या मैं अजमेर में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अजमेर। ध्यान रखिए, यहाँ मैं किसी लड़के या किसी स्थान की बात नहीं की है, यहाँ मैंने विशेष रूप से मोहन और अजमेर की बात की है। ठीक है, अगला मैं लेती हूँ, अगर मैंने कहा आम, केला। ठीक है, यहाँ किसी फल की बात नहीं हो रही है, मैंने विशेष रूप से आम या केले की का नाम लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं करेंगे। हिमालय। ठीक है, हिमालय क्या है, एक पर्वत है, लेकिन मैंने पर्वत नहीं कहा, मैंने विशेष रूप से नाम लिया है हिमालय। ठीक है, इसलिए यहाँ जब व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का नाम लिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होगी,
वह संज्ञा, ठीक है, वह संज्ञा का नाम जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को न दर्शाए अपितु पूरे एक समूह को दर्शाए, पूरी अपनी एक जाति को का द्योतक हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा शहर, ठीक है, या कहें पर्वत, या कहें पहाड़, या कहें नदी, ठीक है। यहाँ किसी विशेष फल, पर्वत, नदी या शहर की बात नहीं हो रही है। यहाँ मैं किसी भी शहर को लिए बोल सकती हूँ, ठीक है, या किसी भी फल के लिए, या किसी भी पर्वत के लिए। ये पूरी जाति को दर्शा रहा है, पूरे एक समूह को दर्शा रहा है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, जहाँ पूरे एक समूह को, पूरी एक जाति को दर्शाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा का नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव को या उसके गुण को या उसकी विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ वह उसका सौंदर्य, ठीक है, या उसकी कालिमा, ठीक है, या उसकी सुंदरता, उसकी मानवता, उसका बचपन, ठीक है। गुण, कोई विशेषता, ठीक है, इस तरह का कोई भाव जब होता है, भाववाचक संज्ञा, सीधी सी बात, कोई भाव, कोई गुण या कोई विशेषता दर्शाता है, वह शब्द भाववाचक संज्ञा है। कुछ उदाहरण देख लीजिए। बचपन, सौंदर्य, मानवता, कालिमा, या हम कहें भोला, दुष्ट, ठीक है। इस तरह के अगर कोई नाम होते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। एक बार फिर हम बता दूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो, जैसे मैंने कहा राम, जयपुर, हिमालय, या फिर संतरा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति, समूह के नाम को दर्शाता हो, जैसे शहर, नदी, पर्वत, फल। भाववाचक संज्ञा, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के भाव, गुण या उसकी विशेषता को दर्शाता हो, जैसे बचपन, सौंदर्य, मानवता, कालिमा, भोला, दुष्ट, बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ आपके कंपटीशन एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन संज्ञा से संबंधित आता है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि आपको एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य दे दिया जाए और उस वाक्य के किसी भी एक शब्द को रेखांकित कर दिया जाए, ठीक है, और उससे आपसे ये पूछा जाए कि जो रेखांकित जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है, ठीक है। तो सीधी सी बात, आपको संज्ञा पहचाननी आ गई है कि कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भाव, कोई स्थान, इसका नाम हो, ठीक है, तो वो क्या है? संज्ञा है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए, अगर इन्हीं उदाहरणों से कोई मिलता जुलता है तो वो संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे तरह का क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपसे संज्ञा पूछी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। चौथा ऑप्शन ये भी बनता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत बार वो होता है, क्यों? क्योंकि वो संज्ञा होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता है कि कौन सी संज्ञा है तो हम मान के चल लेते हैं कि वो संज्ञा होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो कोई और नाम दे दिया जाता है, ठीक है, कोई विशेषण हो जाता है, ठीक है, क्रिया विशेषण हो जाता है, लेकिन हम उससे, क्योंकि हमारे प्रश्न में सीधा सीधा दिया हुआ है तो हम उससे संज्ञा मान लेते हैं। लेकिन जब भी आप किसी प्रश्न को पढ़ें तो उसे ध्यान से पहले पढ़ें और फिर उसके बाद उसके ऑप्शंस देखें, उसका जवाब दें, ठीक है। 3 तरह की तो संज्ञा हो गई। अगर किसी वस्तु विशेष, स्थान विशेष या व्यक्ति का नाम है तो हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। अगर वो पूरे समूह को दर्शाता है तो जातिवाचक, और अगर वो किसी भाव, गुण या विशेषता को दर्शाता है तो भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तीसरी बात ये
कई बार प्रश्न में यानी कि जो वाक्य हमारे सामने आ रहा है उसमें जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक की तरह इस्तेमाल की जाती है और व्यक्तिवाचक जातिवाचक की तरह। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देती हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा का नाम ले हम, तो जातिवाचक के लिए अगर मैं कहूँ देवी, स्पष्ट रूप से ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वह लड़का देवी का भक्त है, तो यहाँ वो आएगा माँ दुर्गा के लिए। ये जो वाक्य मैंने कहा तो उसमें जो देवी शब्द है वो माँ दुर्गा के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त किया गया है और माँ दुर्गा क्या होंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसीलिए वहाँ पर हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी तरह से व्यक्ति और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा पुरी, ठीक है, हम पुरी की यात्रा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे? पुरी यानी, ठीक है, कोई सा भी पर्वत, लेकिन यहाँ विशेष रूप से जगन्नाथपुरी की बात हो रही है, जो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखने योग्य बात है कि वाक्य किस तरह से लिखा हुआ है और जो संज्ञा का जो शब्द दिया हुआ है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है और किस तरह से उसका जो अर्थ है वो लिया जा रहा है। अगर इस तरह से कोई शब्द है तो वहाँ जगन्नाथपुरी होगा। पूरी अगर शब्द आ रहा है तो उसका स्पष्ट अर्थ निकलता है जगन्नाथपुरी। तो पूरी एक समूह को दर्शाते हुए भी यानी कि जातिवाचक संज्ञा होने के बावजूद भी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा की तरह होता है। जैसे कोई व्यक्ति विशेष है जो बहुत बलशाली है, शारीरिक रूप से बहुत बलशाली है, ठीक है, तो या बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है, तो उसके लिए विशेष रूप से नाम लेके कहा जाए, मैं राम या मोहन कोई भी नाम ले लेती हूँ, ठीक है, मोहन के लिए कहा जाए कि मोहन इस युग का दारा सिंह है। ठीक है, तो क्या होगा? वो है दारा सिंह, व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि दारा सिंह वो व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन उस व्यक्ति के जो ऐसा कहा जाए कि जो दारा सिंह है, ठीक है, जो दारा सिंह तरह के जो लोग हैं ये उनमें से एक। ठीक है, उसी तरह से भीम, गांधी, इस तरह के व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो प्रयोग हैं वो जातिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल किए। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, संज्ञा के ये 3 रूप तो हम पढ़ते ही हैं, हमेशा व्याकरण में यही मानक होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो शब्द बनते हैं उसके आधार पर यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा के 3 रूप माने गए हैं। अगर कई बार ऐसा हो कि आपके प्रश्न में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीनों ही ना आए और उसकी जगह कोई और शब्द आए जो मैं आपको अभी बताऊंगी, तो वो शब्द आते हैं तो उसके आधार पर भी आप अपनी संज्ञा का प्रकार बता सकते हैं। ठीक है, रूढ़, यौगिक और रूढ़ यौगिक। व्युत्पत्ति के आधार पर यानी कि शब्दों के बनने के आधार पर भी संज्ञा के 3 प्रकार किए गए हैं। रूढ़ के अंदर, रूढ़ संज्ञा में वह संज्ञा के शब्द आते हैं जिन्हें सार्थक शब्दों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ राम, कुर्सी, आम, पुस्तक इत्यादि, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, सीधा सा मैं कहूँ इनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता किन्हीं सार्थक शब्दों में। ठीक है, इसलिए ये कहलाएंगी रूढ़ संज्ञा।
अगली है यौगिक संज्ञा, यानी कि ऐसे संज्ञा के शब्द जिन्हें सार्थक अर्थों में तोड़ा जा सकता है। जैसे मैं नाम लेती हूँ, हिमालय, शिवालय, ठीक है। हिम योग आलय, शिव योग आलय, यानी कि संज्ञा के वह शब्द जिन्हें सार्थक अर्थों में तोड़ा जा सकता है वो कहलाएंगे यौगिक संज्ञा, ठीक है। अगला है रूढ़ यौगिक संज्ञा। रूढ़ यौगिक संज्ञा उस तरह से है, यानी कि वो शब्द जिन्हें तोड़ा जा सकता है लेकिन वो जब जुड़ जाते हैं तो उनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे आपने पढ़ा है बहुव्रीहि समास, उसी तरह से है। जैसे मैं अगर कहती हूँ पीतांबर, पीत योग अंबर, लेकिन पीत योग अंबर से हम अर्थ क्या निकालते हैं? श्री कृष्ण, ठीक है, यानी पीला अंबर धारण करने वाले, पीत अंबर, ठीक है, यानी श्री कृष्ण पीला अंबर धारण करने वाले, ठीक है। एक उदाहरण और देते हैं, दशानन, दश, दश योग आनंद, लेकिन इसका अर्थ हम तीसरा ही अर्थ क्या निकालते हैं? रावण, लंकेश रावण, ठीक है। क्यों? दश आनन, यानी कि 10 मुंह धारण करने वाला, जिसके 10 मुंह है, आनन यानी हमारा चेहरा, जिसके 10 मुंह है वह है रावण, ठीक है। इसी तरह से ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार और हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और रूढ़ यौगिक संज्ञा। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के व्याकरण के और बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स जैसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और आपकी कंपटीशन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको मैं बहुत ही सरल शब्दों में दे पाऊँ और आपको समय से वो मिल जाए।